हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट ज्योति। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो है मेंटल हेल्थ असेसमेंट, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का थर्ड यूनिट है, स्पेशली फॉर जीएनएम स्टूडेंट जिनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है जब भी वो किसी मेंटल हॉस्पिटल में पोस्टिंग के लिए जाते हैं या फिर किसी साइकेट्रिक पेशेंट का उनको हिस्ट्री कलेक्ट करना होता है, या फिर अपने कॉलेज में ही अगर उनके टीचर्स उनको बोलते हैं कि हिस्ट्री कलेक्शन करना है या आपको हिस्ट्री टेकिंग का फॉर्मेट लिखना है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और वो चीज़ें कंप्लीट तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं एकदम श्योरली आपको बोल सकती हूँ कि इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करनी है, कैसे बात करना है, वो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ असेसमेंट यूनिट का नाम है। तो सबसे पहले आपको मेंटल के स्पेलिंग में MEN होना चाहिए, जहाँ पे N मिसिंग है। हेल्थ असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है कि आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, आप किसी की बातों को सुन रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस होती है जब भी हम किसी पेशेंट के बारे में जानना चाहते हैं। तो डेफिनेशन है, अ मेंटल हेल्थ असेसमेंट इज एन एग्जामिनेशन यूज टू सर्टेन वेदर और नॉट अ पेशेंट इन फंक्शनिंग ऑन अ हेल्दी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल लेवल। अ मेंटल हेल्थ असेसमेंट मतलब कि क्या है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ असेसमेंट का मतलब है कि हम यहाँ पर पेशेंट से बात करेंगे जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो साइकोलॉजिकली, सोशली या डेवलपमेंटली लेवल पर काम कर रहे हैं कि नहीं। मतलब उनका न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर तो नहीं है या कोई स्पेसिफिक डिजीज तो नहीं है उनको डायग्नोस करने के लिए यहाँ पर हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट करते हैं। उसका पर्पस क्या होता है, पर्पस यहाँ पे मतलब आप मेंटल हेल्थ असेसमेंट कर क्यों रहे हैं, आपका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम इसलिए करते हैं कि जैसे कि अभी के टाइम पे, अभी नॉट ओनली द कोविड के टाइम पे, इवन दो अभी के टाइम पे भी हर कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। रीज़न क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ख़राब हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं या उनकी फैमिली में कोई क्राइसिस चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए कि अगर पर्सन के अंदर डिप्रेशन है तो क्या रीज़न है उसका, इसका पता करना, या एंजाइटी का पता करना, और अल्जाइमर डिजीज का पता करने के लिए यदि किसी भी व्यक्ति को काम करने में, स्कूल में या सोशली गैदरिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो ऐसे पर्सन को हम असिस्ट कर सकते हैं। या जो बहुत ही ज़्यादा पर्सन ड्रग अब्यूज़ करते हैं, मतलब ड्रग अब्यूज़ इन द सेंस अल्कोहल्स वगैरह, मतलब वो सारी चीज़ें जो इंटॉक्सिकेटेड होती हैं, जो कि हमारी बॉडी को हार्म तो करती ही करती हैं और वो आपके वर्किंग्स को भी हार्म करती हैं, वर्किंग पे भी इफेक्ट डालती हैं, और इवन दो आपके फैमिली मेम्बर्स पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग, तो साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग में वैसे आप लोगों ने मेडिकल सर्जिकल भी पढ़ा है, तो मेडिकल सर्जिकल के अंदर जो हिस्ट्री टेकिंग का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट यहाँ पर भी होगा, बस थोड़े बहुत यहाँ पे वेरिएशंस आने वाले हैं जिसको कि आपको समझना होगा। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन डेटा। आइडेंटिफिकेशन डेटा के अंदर हम सबसे पहले पेशेंट का नाम जानते हैं कि पेशेंट का नाम क्या है, तो यहाँ पे पेशेंट का नाम आपको लिखना होगा, फिर उसकी एज क्या है, पेशेंट का जेंडर कैसा है, पेशेंट मेल है, फीमेल है, पेशेंट किस वार्ड में है। जैसे कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल में बहुत सारा वार्ड होता है, मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, ओपन वार्ड, क्लोज वार्ड, ऑक्यूपेशनल वार्ड, बहुत सारे वार्ड्स होते हैं। जब आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितने वार्ड्स होते हैं। तो जिस भी वार्ड में पेशेंट एडमिट है उस वार्ड का नाम लिखना है यहाँ पर, पेशेंट का एड्रेस कहाँ का है, पेशेंट कहाँ का रहने वाला है, पेशेंट किस रिलीजन से बिलोंग करता है, उसका क्या रिलीजन है, एजुकेशन क्या है, पेशेंट ने कहाँ तक की पढ़ाई करी है, और उसका मैरिटल स्टेटस कैसा है, पेशेंट मैरिड है या अनमैरिड है, मतलब जो भी है यहाँ पे आपको, अगर मैरिड है तो आपको मैरिड लिखना है, अगर पेशेंट अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड लिखना होगा। ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कि पेशेंट का काम क्या है, पेशेंट क्या काम करता है, क्या व्यवसाय है, क्या जॉब कर रहा है। जॉब इन द सेंस कि अगर वो फार्मर है या अगर कोई फीमेल पेशेंट है वो हाउस वाइफ है,
तो आपको यहाँ पे हाउसवाइफ लिखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब ही लिखना है, आप नील कर दो। ऑक्यूपेशन है, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिखिए, फार्मर है तो फार्मर लिखिए, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखिए, जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन इनकम है, इनकम यहाँ पे पेशेंट की इनकम कितनी है, अगर पेशेंट का ऑक्यूपेशन है, लाइक अगर पेशेंट कैसा है, पेशेंट अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ उसका उसके पेरेंट्स या उसके फैमिली मेम्बर, उसका जो हस्बैंड है वो कितनी उनकी इनकम है, आप यहाँ पे उनकी इनकम लिख सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन, पेशेंट कब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, पेशेंट का मदर टंग क्या है, पेशेंट कौन सी लैंग्वेज को जानता है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें पेशेंट से कम्युनिकेट करना है। और यहाँ पे पेशेंट से कम्युनिकेट करके ही आप पेशेंट को असेस कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल हो जाता है पेशेंट का हिस्ट्री का लिफ्ट करना। और हिस्ट्री टेकिंग में तो इस मेंटल हेल्थ हिस्ट्री टेकिंग में हम आप मतलब मुश्किल हो जाता है एक दिन में पेशेंट का हिस्ट्री का लिफ्ट करना, तो यहाँ पे आपको टाइम भी लग सकता है। यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और तो फिर हमें पता करना है कि पेशेंट को कौन सी लैंग्वेज आती है, पेशेंट किस लैंग्वेज में आपसे बात करता है, ज़रूरी है कि आप पेशेंट जो आपसे बात कर रहे हैं आप उसकी बातों को समझ सकें। इन्फॉर्मेंट कौन है, पेशेंट को जब हॉस्पिटल में लाया गया था तो पेशेंट के साथ कौन आया था, कौन था, उसके रिलेटिव्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, उसके मम्मी पापा थे, हस्बैंड वाइफ, जो भी है उनका नाम लिखना है यहाँ पर, और उनका रिलेशन भी लिखना है। रिलायबिलिटी क्या है कि मतलब पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन आप मतलब कि जब हम पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर आया है, जो भी लेकर आया है उसने आप पेशेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, तो क्या वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, वो कितनी रिलायबल है, इसके बारे में भी आपको पता करना है। और देन है कि डायग्नोसिस, पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है, मतलब कि जब आप लास्टली इतनी सारी बातें कर लेते हो तो आपको पता चल ही जाता है कि पेशेंट का क्या डायग्नोसिस निकल कर आने वाला है। तो इतनी सारी चीज़ें हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर। सेकेंडरी थिंग्स क्या आएगी आपकी, चीफ कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट या प्रेजेंट कंप्लेंट लिस्ट विद ड्यूरेशन। यहाँ पे चीफ कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि जब पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर आया था तो पेशेंट कौन सी प्रॉब्लम को लेकर आया, उसकी कौन सी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पेशेंट को आपके हॉस्पिटल के अंदर आना पड़ा है। कि जनरली क्या होता है कि सपोज आपको बुखार चल रहा है या आपका पेट में दर्द हो रहा है या आपको डायरिया है, लूज मोशन है, तो जनरली जब भी किसी को फीवर होता है तो एक दिन के फीवर को चेक कराने के लिए हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पेट भी दर्द हो रहा है तो हम मतलब होम रेमेडीज अप्लाई करेंगे, गर्म पानी पियेंगे, बहुत सारी चीज़ें कुछ कुछ हम अपने से ही कर लेते हैं। लेकिन जब वो कंप्लेंट आपकी बढ़ जाती है और आपसे टॉलरेट नहीं होती है तो उस कंप्लेंट को जब आप लेकर जा रहे हैं तो वो आपकी होती है चीफ कंप्लेंट या फिर प्रेजेंट कंप्लेंट। तो यह एक मेन प्रॉब्लम होगी जिसका यूज़ पेशेंट का जो पेशेंट अपने वर्ड्स में डॉक्टर्स को बता रहा है कि किसकी वजह से उसको मेडिकल की ज़रूरत पड़ी है, किसके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा वरी है जिसको लेकर कि वो आपके पास आया है। तो वो यहाँ पे बता सकता है, जैसे कि वो हो सकता है कि वो बोल दे कि पेशेंट अपने ओन वर्ड्स में बोलेगा कि मतलब यहाँ पे आपको जो पेशेंट की कंप्लेंट लिखनी है वो उसके खुद के वर्ड में लिखनी है। जैसे कि अगर वो बोल रहा है कि उसको नींद नहीं आ रही है तो आपको नींद नहीं आना ही लिखना है, और वो नींद नहीं आ रही है, वो रेस्टलेसनेस फील कर रहा है, ऐसी कोई भी कंडीशन होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको लिखना है। जैसे कि उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे, ऐसे थॉट्स जिसको वो सोचना ही नहीं चाह रहा है, ऐसा ऐसा उसको लग रहा है कि वो पागल हो जाएगा, या उसको ऐसा लग रहा है कि वो खुद को हार्म कर सकता है, मतलब ऐसा कोई भी थिंकिंग आ रहा है कि वो थिंकिंग को पहले तो वो अवॉइड कर रहा था, लेकिन जब उसकी वजह से उसकी चीज़ें उसको परेशान कर रही हैं तो ये क्या होगी, आपकी चीफ कंप्लेंट होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को बताएगा, जैसे कि 3 हफ्तों से उसको नींद नहीं आ रही है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसको कुछ कुछ सुनाई दे रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि वो आपको बताएगा। फिर क्या है, थर्ड है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में कि प्रेजेंट इलनेस से मतलब यह है कि व्यक्ति के अंदर जो भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, मतलब कि जैसे कि पेशेंट ने उसको, जैसे कि चीफ कंप्लेंट में पेशेंट ने आपको ये बोला है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो पागल हो जाएगा, या उसको ऐसा लग रहा है कि उसके मन में ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, गलत गलत थिंकिंग आ रही है, जैसे कि वो किसी को मार देगा या वो अपने आप को हार्म कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें कितने दिन से चल रही हैं,
कितने दिनों से चल रही हैं, कब से दिखाई दे रहा है, इस जिसके लिए हम 8 एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हैं। वो एलिमेंट्स हैं जैसे कि लोकेशन है, लोकेशन मतलब कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही, जैसे कि हमने चीफ कंप्लेंट में बोला कि अगर पेशेंट को अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, एक ऐसे थॉट्स जिसको वो सोचना तो नहीं चाह रहा है बट उसके माइंड में वो चीज़ें आ रही हैं, तो लोकेशन क्या हुआ, उसका मूड में डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके थॉट में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो ये हो जाएगा लोकेशन। देन है क्वालिटी, क्वालिटी में क्या हो रहा है कि जैसे कि क्वालिटी के अंदर यहाँ पे क्या है कि हम जैसे कि मूड में आया है ना, मूड की चीज़ें चल रही थी, जैसे कि उसको क्या चल रहा था कि अनवांटेड थॉट्स आ रहे थे, तो अनवांटेड थॉट्स आ रहे थे कि चीज़ें कैसी हो जा रही थी, उसकी डिसऑर्गेनाइज्ड हो रही थी, हैलुसिनेट हो रहा था वो, और या फॉरगेटफुल हो रहा था, या डिप्रेस्ड हो रहा था चीज़ों को लेकर, तो इसमें से कोई एक या दो चीज़ आ सकती है। फिर है सीवियरिटी, कि उसकी सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है, माइल्ड है कि मॉडरेट है, या फिर बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, ये लिखना है आपको कि मतलब उसकी वजह से उसका क्या वर्क अफेक्ट हो रहा है, या उसके फैमिली मेम्बर्स अफेक्ट हो रहे हैं, या वो खुद ही अफेक्ट हो रहा है कि जिसपे कि वो बाकी की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। देन टाइमिंग है कि टाइमिंग का लाइक कि वो कितने समय से चल रही है, ड्यूरेशन के लक्षणों की शुरुआत कितने समय तक है, कितने समय तक वो चीज़ रहती है। आप जैसे कि हम कोई चीज़ सोचते हैं, जैसे कि सपोज आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो सडन आपका टाइम टेबल आया और तो आप थोड़ी सी एंजाइटी होती है, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है यार कि बिग एग्जाम की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है और टाइम टेबल आ गया, लेकिन क्या होगा कि हम उसकी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो वो आपके माइंड से चीज़ें हट जाती हैं। तो क्या ऐसी कोई चीज़ आपके माइंड में आ रही है जो उसको कि आप चाहते तो हो कि वो आपके माइंड से हट जाए बट वो चीज़ें जा ही नहीं पा रही हैं, दैट इज ड्यूरेशन। फिर क्या है कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट से मतलब ये है कि मतलब कि क्या पेशेंट की और क्या साइकोलॉजिकली क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो अफेक्ट हो रहा है, कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हमारी वजह से ही हो रहा हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि लाइक जैसे कि सपोज आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसमें पास नहीं हो पा रहे हो या आप उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे जो इन्वायरमेंट में, हमारे जो सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं वो भी अफेक्ट डालते हैं आपकी मेंटल डिस्टर्बेंस के लिए। तो क्या ऐसी कोई फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपको यू हैव टू मेंशन देयर। फिर क्या है मॉडिफाइंग फैक्टर, मॉडिफाइंग फैक्टर व्हाट ब्रिंग ऑन ओवर और लीव्स द प्रॉब्लम, क्या समस्या है, मतलब कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जो सबसाइड हो रही, लाइक जैसे कि सपोज क्या हुआ कि आपके माइंड में अनवांटेड थॉट्स आया, तो वो अनवांटेड थॉट्स आपके माइंड में कब आता है, कब आता है, लाइक जैसे कि हो सकता है कि जब आप अकेले में बैठे रहते हो, जब आपके पास जैसे कि बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है, ऐसा, तो आपके पास कोई काम नहीं, ये जनरली भी होता है कि जैसे कि लाइक अभी सपोज मैं ही हूँ, मैं भी अकेले बैठी रहूंगी तो मन में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, लेकिन जब आप वहीं पे वर्किंग आवर्स में रहते हो तो आपके पास आपका जो टाइम है, आप की चीज़ें आप डाइवर्ट कर देते हो या भूल जाते हो या आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके माइंड में वो थॉट्स आ रहे हैं, और जब आपके माइंड से थॉट जा रहा है तो वो कौन सी कंडीशन होती है कि जब आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी लिखनी है। फिर है